कब आएगा तेरा वाला? मैं बैच में नीलम और अशु तो दो नहीं आए ना। आज प्रतीक क्यों नहीं आया? बात हुई थी तुम्हारी? बात हुई थी क्या? क्या कह रहा था? दिन भर क्या सर आपकी टीम आती नहीं है क्या? वो आया नहीं, वो कहता सर बात बता के चले जाओ, सुबह आके कर लेंगे। उसकी सुबह ही नहीं आई। क्या कह रहे थे? वो आया था क्या? वो घर पर काम कर रहा है क्या? इतना तो वो नहीं लग रहा मुझे क्योंकि तूने दिया जीता कर लिया उन्होंने? ये तो हाँ बोल रहा है पूरा तुम्हारा। तू तो लिस्ट में नहीं आ रहा। अब आप फ्री? अब आगे देखते हैं। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? फॉरेन की को बनाने के लिए हमने देखा था कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाता है तो क्या कहलाता है? फॉरेन की। और फॉरेन की कैसे बनती है और कब कब बनती है, इस बात को हमें थोड़ा सा बेसिक लेवल पर सीखना पड़ेगा। तो जो सबसे मेन मुद्दे चीज़ है वो समझा रहा हूँ मैं। देखो, एक 1-to-1 रिलेशन होता है, एक 1-to-many होता है और एक many-to-many होता है। many-to-1 भी होता है पर हमारे कागजों में इतनी होती है। टेक्निकली बात करें तो इतनी होती है। 1-to-1, 1-to-many, many-to-one, ये सारे के सारे फॉरेन की के एग्जाम्पल हैं। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से इन कहानियों को समझते हैं। सबसे पहले हम 1-to-1 को समझते हैं। अभी हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ध्यान से समझना, जिसका नाम है हमारा स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, एक यूजर है, एक यूजर जो है वो या स्टाफ होएगा, एक यूजर है या तो वो स्टूडेंट होएगा, एक यूजर है या तो वो पेरेंट होएगा, एक यूजर है या तो वो ऑफिस मतलब स्टाफ में आगे चलो सारे, इन तीनों में से एक होंगे। तीनों में से कोई एक ही होएगा। तो यहाँ पर कौन सी रिलेशनशिप बनेगी? 1-to-1। देखो, 1-to-1 का मतलब ये है कि एक टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज़ है, दूसरी टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज़ है, लेकिन एक रिकॉर्ड की एक वैल्यू ही यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब एक रिकॉर्ड से एक रिकॉर्ड ही उठेगा। 1-to-many का एग्जांपल आपको समझना हो तो राजस्थान में कितने स्टेट है? खुद एक स्टेट है, सॉरी कितनी सिटी है?
सिटी तो जितनी भी सिटी है होगी, जितनी भी है ना। तो राजस्थान एक पेरेंट नोड है और उसके चाइल्ड में कितने हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड है, तो वहाँ 1 to many है। एक कंट्री है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट है, बहुत सारे स्टेट के अंदर बहुत सारे क्या है, सिटी है। तो यहाँ कौन सा रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 to many। 1 to 1 का मतलब क्या है, एक यूजर है, वो स्टाफ टाइप का है तो अपनी स्टाफ डिटेल डाल रहा है। यदि यूजर स्टूडेंट है तो वो अपनी स्टूडेंट डिटेल डाल रहा है। तो बहुत से लोगों के दिमाग में भ्रम रहता है कि जब भी 1 to 1 रिलेशनशिप की बात आए तो एक टेबल बनानी चाहिए। ये आंसर कभी सही है और कभी गलत है। मेरी बात को फिर से समझो। 1 to 1 का मतलब क्या है, एक पेरेंट नोड के रिकॉर्ड का चाइल्ड टेबल में एक ही रिकॉर्ड होएगा। क्या कह रहा हूँ, एक पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड एक चाइल्ड टेबल में उसका एक ही रिकॉर्ड कैरी करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, 1 to 1। 1 to many किसे कहते हैं, पेरेंट टेबल का एक रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में मल्टीपल वैल्यूज़ रख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर इंस्टाग्राम पर आपका एक अकाउंट बहुत सारी पोस्ट रख रहा है, एक पोस्ट बहुत सारे लाइक्स रख रहा है, एक पोस्ट बहुत सारे कमेंट रख रहा है, एक कमेंट बहुत सारे कमेंट रख रहा है। यहाँ सब जगह कौन सा रिलेशनशिप है, 1 to many। देन व्हाट इज़ एग्जांपल ऑफ मैनी टू मैनी। एक प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा टेबल, तो टेबल जो है वो मेरा लकड़ी वुडन फर्नीचर वाले के अंदर भी, कैटेगरी के अंदर भी आ रहा है, और वो टेबल जो है वो मेरे होम अप्लायंस करके उसमें भी आ रहा है, और एक वही टेबल मेरे क्लासिक कैटेगरी है उसके अंदर भी आ रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड एक ही है। क्या क्लासिक के अंदर वो एक ही रिकॉर्ड है, नहीं, और भी क्लासिक चीज़ें होंगी। क्या फर्नीचर के अंदर क्या वो एक ही टेबल है, नहीं, बहुत सारे दूसरे फर्नीचर भी होंगे। तो वहाँ जब हम बात करते हैं तो वो कौन सी रिलेशनशिप रिप्रेजेंट हो रही है, मैनी टू मैनी, मतलब M to N। बात समझ में आ रही है। जब भी एक रिलेशन होगी तो एक टेबल या 2 टेबल बनेगी, या 2 टेबल। इसमें फिक्स है 2 टेबल ही बनेंगे, और इसमें फिक्स है 3 टेबल ही बनेंगे। याद रखना, 1 to many में हमेशा कितनी टेबलें बनती है, 3। 1 to many में 2 और मैनी टू मैनी में 3। ये टेबलें कैसे बनती है, एक एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा एक यूजर है, वो क्या है, स्टूडेंट है, या फिर वो क्या है, स्टाफ है, या फिर वो क्या है, पेरेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट और यूजर के बीच में 1 to 1 रिलेशन है, यूजर स्टाफ के बीच में 1 to 1 रिलेशन है, यूजर और पेरेंट के बीच में 1 to 1 रिलेशन है। कहने का अर्थ क्या है, मेरी एक वेबसाइट के अंदर 3 लॉगिन सिस्टम बने हुए हैं, एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टाफ के लिए और एक पेरेंट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट, स्टाफ और पेरेंट इंसर्ट होंगे उसकी एक यूजर टेबल में रिकॉर्ड और जाएगा। बात समझ में। अब यदि तुम लोग फ्रेशर और प्रोजेक्ट बना रहे हो तो बहुत से लोग बेवकूफ़ी क्या करते हैं, एक यूजर टेबल बनाते हैं, उसमें स्टूडेंट की डिटेल, उसी में स्टाफ की, उसी में पेरेंट के, साथ में से किसी एक की डिटेल आएगी, बाकी उस केस में खाली रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होएगी, डेटा में नल वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो मिनिमम नल वैल्यूज़ को कैरी करना ज़रूरी है। तो 1 to 1 का कॉन्सेप्ट किसको समझ में नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, देखते हैं, पानी पी के आता हूँ, उसके बाद समझा पाता हूँ क्या। रिकॉर्ड हो रही है क्या क्लास?
चलो मैं एक दो जनों को ठोक के आता हूँ ना तो मैं थोड़ा एक्टिव हो जाता हूँ। अब थोड़ा ठीक है, दो दिन इधर उधर वार्म अप होके आता हूँ ना। गर्मी वाला मैं तो थक जाता हूँ काम करते करते। मैं सच्ची बताऊँ तो अभी तो इतना ज़्यादा वर्कलोड है, कोई हद ही नहीं है। मैं इतना आलसी है, धार जितना आलसी कोई हूँ नहीं। मेरी बात देख, जैसे एक एनरोल नाम की टेबल है, ठीक है, सही लिखा है क्या? वो तो लिख रहा हूँ। तो अब एक स्टूडेंट का एक एनरोल नंबर होएगा, तो एक स्टूडेंट है, तो एक एंटिटी है एनरोल, और उनके बीच में एनरोल टेबल के अंदर कौन है? स्टूडेंट। स्टूडेंट में क्या है? एनरोल आईडी कि उसका एनरोल नंबर क्या है। ये 1 to 1 है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक यूजर जो है एक से ज़्यादा एनरोल हो सकता है, नहीं हो सकता। आप यदि कॉलेज में हो तो आपका एनरोलमेंट नंबर आता है, तो वो एक ही होता है फर्स्ट ईयर से लेकर एंड तक। बात समझ में? 1 to 1 रिलेशन देता हूँ।
बात समझ में आया। स्टूडेंट और रिजल्ट, एक स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट कितनी बार आएगा? एक बार, एक बार ही हो रहा है सेमेस्टर वाइज। बात समझ में आई। ये सारे 1-to-1 रिलेशन है। 1-to-1 रिलेशन में दो टेबलें कब बनती है? जब एक यूजर अलग अलग टाइप के हो। जैसे मैंने बताया, मेरे सिस्टम पर यूजर या स्टूडेंट होगा, या स्टाफ होगा, या पेरेंट होगा, तीनों में से कोई एक होएगा ना। तो जो है, बाकी दोनों तो नहीं है ना, तो उनकी डिटेल में फालतू क्यों डालूं, ब्लैंक छोड़नी पड़ेगी। इससे अच्छा है 3 टेबलें बना दो। कौन कौन सी? स्टूडेंट, स्टाफ और पेरेंट। इन तीनों की कॉमन टेबल क्या बन जाएगी? यूजर। जब भी ये रिलेशनशिप बनता है ऐसा, जो मैंने पिछला बनाया ये वाला, इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? जनरलाइजेशन। पूरा लिख देता पर स्पेलिंग इतनी आती है, ठीक है। जनरलाइजेशन में क्या होता है कि इन तीनों की जनरल बातें इसके अंदर है और इन तीनों की स्पेशल डिटेल इनके अंदर है। तो नज़रिए का फ़र्क है। ऊपर से नीचे की तरफ देखता हूँ तो स्पेशलाइजेशन है, नीचे से ऊपर की तरफ देखता हूँ तो जनरलाइजेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर, तुम सब लोग मान लो यहाँ पर 3 लोग काम करते हैं, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड और एक UI UX, ठीक है। क्या सारे एम्प्लॉय नहीं है? तो एम्प्लॉय टेबल है, वो स्पेसिफिक टेबल्स हैं उनके। बात समझ में आई? तो कहने का अर्थ है कि जब एक हिरार्की सिस्टम बनता हो, जब एक हिरार्की सिस्टम बन रहा है, इसका मतलब आप जनरलाइजेशन को फॉलो कर रहे हो। जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन में इतना ही फ़र्क है कि यदि मैं कुएं के ऊपर खड़ा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, कुआं कितना गहरा है, और यदि मैं कुएं में नीचे की तरफ खड़ा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, ये कितना ऊंचा है। बात समझ में? डेप्थ और हाइट में फ़र्क ये है कि आप कहाँ खड़े हो। बात समझ में? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो जनरलाइजेशन है, तो स्पेशलाइजेशन है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो जनरलाइजेशन है। जैसे ये स्टूडेंट एक यूजर है, ये स्टाफ एक यूजर है, ये पेरेंट एक यूजर है। यूजर से देख रहा हूँ तो ये यूजर स्पेसिफिकली एक स्टूडेंट टाइप का है, ये यूजर स्पेसिफिकली एक स्टाफ टाइप का है, ये यूजर स्पेसिफिकली एक पेरेंट टाइप का है। बात समझ में आ रही है? तो इनका जनरली 1-to-1 होता है तो फॉर्म एक ही बनता है आमतौर पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूंगा स्टूडेंट का नेम, फिर उसके पेरेंट्स का नेम, मतलब माँ का नाम, बाप का नाम, पेरेंट का ईमेल, उसका ईमेल, सारे एक साथ होता है। फिर जब ये डेटाबेस में स्टोर होता है, हेलो, हाँ, ऊपर ले आओ तो ये जब स्टोर होगा ना, तो सबसे पहले कौन सी टेबल में डेटा जाएगा? यूजर। फिर स्टूडेंट वाली टेबल में जाएगा, फिर पेरेंट वाले में, क्योंकि स्टूडेंट के तो पेरेंट होंगे। लेकिन इसका लॉगिन अलग बन जाएगा, इसका लॉगिन अलग बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रिलेशनशिप वर्क कर रहा है? 1-to-1। ऐसा सच में हमारे इस प्रोजेक्ट में हो रहा है ना। फ्रंट एंड वालों को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? डेटा को स्टोर करवाते वक्त। अब आ गया क्या 1-to-1 का? ओ बाबू, अब तक समझ में आएगा। 1-to-1 का कॉन्सेप्ट वही काम करेगा जब चाइल्ड टेबल के अंदर उसका एक सिंगल रिकॉर्ड हो। अब तो लंच कब का खत्म हुआ है, अब तो काम नहीं करेगा।
वन टू वन समझ में आ गया क्या बाबू? तो वन टू वन कैसे कहते हैं कि जब भी आप डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल में एक ही रहेगा। वन टू मैनी का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा काम आता है वन टू मैनी। वन टू मैनी का एग्जाम्पल देखते हैं। एक एम्प्लॉई है, वो हर महीने सैलरी लेता है, तो एक टेबल है कौन सी? सैलरी। एक एम्प्लॉय की कितनी बार इसमें आईडी आएगी? हर महीने आएगी। तो यहाँ वन टू मैनी रिलेशन है। कंट्री स्टेट वन टू मैनी है, स्टेट और सिटी वन टू मैनी है। बात समझ में? हाँ, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो दूसरी टेबल में, वन टू वन है। तो जब एक पेरेंट टेबल का मल्टीपल रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में होता है तो वन टू मैनी है। वन टू मैनी के एग्जांपल्स आप सबसे ज़्यादा देखने को हमें प्रैक्टिकल लाइफ में मिलते हैं। मैनी टू मैनी सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। मैनी टू मैनी के बारे में हम रीड आउट करते हैं। वन टू मैनी तो मालूम है ना सबको, कोई इशू नहीं है। सारी टेबलें हम बना के देखेंगे, उनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तब कहानियाँ समझ में आएगी। वो भी हम ऑरली समझ रहे हैं। इन जनरल हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम यहाँ पर ट्रेनिंग सेक्शन के दौरान हम सबसे पहले ये 3 मॉड्यूल्स बनवाते हैं उनसे बैकएंड के अंदर, कि एक वन टू वन का मॉड्यूल बना के दो, एक वन टू मैनी का मॉड्यूल बना के दो, एक मैनी टू मैनी का।
यदि ये तीन चीज़ें समझ में आती है तब हम उसको डेटाबेस स्कीमा समझाते हैं कि आपका प्रोजेक्ट का स्कीमा क्या रहेगा। उसमें वो बताता है कौन सी टेबल से कितने रिकॉर्ड आएगा, कैसे जाएगा, है ना, देखा हुआ है ना। तो वहाँ पर सारी कहानियाँ समझ में आती हैं। तो मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। अब आगे देखते हैं मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी के अंदर दो नोड अपने आप के पास अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फिल्म है, ठीक है, उसके अंदर फिल्म का नाम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन जो भी है, फिल्म की डिटेल है, पर उसमें फिल्म में कौन काम करता है वो नाम नहीं है। एक टेबल है एक्टर, उसमें फिल्म की डिटेल नहीं है, उसमें एक्टर का नाम और पर्सनल डिटेल है, नेम और अदर डिटेल है। अब एक्टर तभी होएगा जब कोई फिल्म में काम किया हो। आपने मर्जी से कह दो कि मैं तो एक बहुत अच्छा एक्टर हूँ, बाइक टाइप कोई फिल्म बता, नाटक बता। तो फिल्म और एक्टर, एक एक्टर कितने फिल्मों में काम करता है? बहुत सारे। और एक फिल्म में कितने एक्टर काम करते हैं? बहुत सारे। तो यहाँ रिश्ता कौन सा है? मैनी टू मैनी। इस केस में हमेशा एक तीसरी टेबल रिलेशंस को रिप्रेजेंट करेगी, जिसको पीओटी टेबल, पीआई वो वीओटी टेबल, पायो टेबल, ऐसे पी टेबल कह देते हैं शॉर्ट में। ये पी टेबल को हम टेक्निकली बात करें तो वीक एंटिटी के तौर पर हम जानते हैं। इस एंटिटी का जन्म किस वजह से हुआ? इसमें दो ही कॉलम होंगे, एक फिल्म आईडी आएगा और एक एक्टर आईडी आएगा, एक्टर अंडरस्कोर आईडी। ये दोनों मिलकर प्राइमरी की बनेंगे और दोनों सेम नहीं आएंगे। फिल्म रिपीट हो सकती है आईडी, एक्टर की आईडी भी रिपीट हो सकती है, लेकिन दोनों का पे रिपीट नहीं होगा। उस केस में यहाँ पर एक पी टेबल बनेगी। तो पी टेबल जब भी बन रही है समझ लो वहाँ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। ना समझ में आ गया? मैनी टू एन बोलते हैं, मैनी टू मैनी नहीं बोलते, मैनी टू एन। बात समझ में आ गई? एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स मेरे अनुसार। बात समझ में आएगी? तो कितने तरह के रिलेशनशिप होता है? 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू एन। एक ही बात है, 1 to मैनी का रिवर्स मैनी टू 1 है। ऐसे अलग होता है टेक्निकली लिखते वक्त, तो प्रोग्रामिंग वे में अलग नहीं होता। हम टेबल बनाते हैं तो जो 1 to मैनी है वो मैनी टू 1 है। देखो मैनी टू 1 में क्या है और 1 to मैनी में क्या अंतर है? देखो बात को समझो। इसका मतलब ये है कि बेस टेबल जो है ना, उसकी आईडी खूब सारी चाइल्ड टेबल में है, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ टाइम, 1 to मैनी। एक टेबल की आईडी चाइल्ड टेबल में मल्टीपल टाइम है। इसमें ये कह रहा है चाइल्ड टेबल के अंदर पेरेंट की आईडी मल्टीपल है, तो बात कहीं ना कहीं वाइस वर्सा सेम होती है। इसलिए हम एक ही बात करते हैं 1 to मैनी। उस केस में इसको यहाँ रख लो, इसको यहाँ रख लो, 1 to मैनी हो जाएगा। इज दैट ओके? ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको एग्जिस्टिंग के अंदर बताता हूँ। नीचे यहाँ पर एक शकीला नाम का डेटाबेस दिख रहा है आपको। इस डेटाबेस में जैसे मैंने आपको अभी बताया एक एक्टर टेबल है, एक्टर का नाम है और उसका लास्ट नेम है। एक फिल्म नाम की टेबल है, उसमें फिल्म की डिटेल है, कहीं पर भी एक्टर की डिटेल नहीं है, ठीक है। फिल्म डिस्क्रिप्शन, रिलीज ईयर, कौन सी लैंग्वेज में, ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी है। आपने कभी देखा लैंग्वेज और ओरिजिनल लैंग्वेज का मतलब? आप नेटफ्लिक्स या कभी भी कोई वीडियो देखते हो ना, तो उसमें आप ऑडियो सेलेक्ट करते हो ना, तो ऑडियो के वक्त वो बताता है कि वो ओरिजिनल किस लैंग्वेज की है, बाकी सब डबिंग है। तो वहाँ ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी है, बाकी डबिंग लैंग्वेज कौन सी होगी। बाकी सारी फिल्म की बेसिक डिटेल्स, रेंटो, लेंस वैन, ये सब कितने मिनट की है ना। अब इस फिल्म में कौन कौन से एक्टर काम कर रहे हैं, इस फलाना मूवी में कौन कौन से एक्टर काम कर रहे हैं, या एक एक्टर जो है वो कितनी फिल्मों में काम करता है, इसके लिए जो टेबल बनती है उसको हमने कहा पीओटी टेबल या
वीक एंटिटी टेबल, है ना। तो यहाँ एक्टर आईडी और फिल्म आईडी, इसका स्ट्रक्चर देखते हो तो देखो ये दो की दिख रही है। मैंने तो आपको एक लाइन बोल दी अभी, एक टेबल में प्राइमरी की कितनी होती है, एक ही होती है। तो यहाँ दो निशान कैसे हैं? नीचे आओगे तब ये कहेगा प्राइमरी की एक ही है, वो दो जनों से मिलकर बनी हुई है, एक्टर आईडी और फिल्म आईडी से मिलकर। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर कौन सी टेबल हो रहा है, मैनी टू मैनी। ऐसे ही एक कैटेगरी नाम की यहाँ पर देखो टेबल है और एक फिल्म नाम की है। वो फिल्म कौन सी कैटेगरी से है, यहाँ वन टू मैनी रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर जितने भी अंडरस्कोर लगाकर बात हो रही है ना, ये सारी वन टू मैनी रिलेशनशिप है। जैसे मैंने लिखा फिल्म और टेक्स्ट, तो टेक्स्ट नाम की टेबल होगी यहाँ पर। फिल्म और टेक्स्ट तो नहीं है, फिल्म एक्टर हो गया, फिल्म कैटेगरी हो गया, बस दो ही है ना। बात समझ में आई क्या? अब मैं फिल्म एक्टर वाले, मान लो फिल्म वाली टेबल में जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि फिल्म वाली टेबल में फॉरेन की नहीं है। वहाँ वन टू मैनी रिलेशनशिप है कि उसका टाइटल क्या है, वो तो यूनिक की वजह से। लैंग्वेज आईडी और ओरिजिनल लैंग्वेज, ये कहाँ से आई हुई है, लैंग्वेज वाली टेबल से आई हुई है। तो यहाँ लैंग्वेज बेस्ड टेबल है, उसके मैनी रिलेशंस किसके अंदर है, चाइल्ड के अंदर। बात समझ में आ रही है क्या? तो कितने कितने होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। ये सारी की सारी आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अब जब भी एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है तो वहाँ पर एक बाउंडेशंस क्रिएट होती है। यदि पैन टेबल के अंदर आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हो और उससे रिलेटेड रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में है, तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होएगा। यहाँ पर अब एनोमलीज आएंगे, धांधलेबाजी जाएंगे, फाउंडेशंस आएंगे, एक बैरियर्स आएंगे जब आप फॉरेन की बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी के नीचे मान लेते हैं हम, जो डेली रूटीन में हमारी लाइफ साइकिल बनती है वन टू मैनी का है। हम, मेरे पेरेंट्स के हम 3 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। यदि कोई एक नोड ख़त्म होता है, एग्जांपल के तौर पर XYZ नोड ख़त्म होता है, तो उसके नीचे भी नोड है, वो किसके अंदर जाएंगे, तो वो नोड को डिलीट नहीं करने देगा। इस एग्जांपल का एग्जांपल हमने बनाया था अभी रिसेंटली। हमने रिएक्ट के अंदर मार्क्स नाम की टेबल बनाई और हमने कहा कौन से स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो मैं एक बार मार्क्स डाल देता हूँ। तो स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट तो खूब सारे हैं, मार्क्स डालना है। मार्क्स डालता हूँ मैं, मेरे कॉलम कौन से ये, तो मैं इतने सारे रिकॉर्ड डालूंगा, टाइम लगेगा। मैं चैट जीपीटी को कह देता हूँ, वो मेरे लिए ये काम कर देगा। अब चैट जीपीटी का यूज टाइम बचाने के लिए करते हो तो बढ़िया है। क्या
वो तो घाटा हो गया ना, फ़ायदा पूछा। इसके अंदर क्या फायदा होगा उसके साथ, क्या फीचर होता है? फीचर कुछ नहीं होते, ये थोड़ी देर बाद कह देता है ना बस मुझसे अब नहीं होएगा, वो थकना बंद हो जाता है। एक तो थकना बंद हो जाता है, दूसरा डीप सर्च का ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाता है। डीप सर्च वो आपका, आप उसको कहोगे ना भाई एनालाइज करके दे कि मुझे इस टॉपिक के बारे में पूरे मार्केट के अंदर, घंटे 15-20 मिनट लगाएगा, आप स्टार्ट करके छोड़ दो, वो नेट से जितना भी खंगाल के वो तुम्हें फाइनल आंसर दे देगा। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा। तो आप मार्केट को समझने के लिए सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है, जितने सर्वे हो रखे हैं वो अपना ढूंढ डाल के आपके लिए काम कर देंगे। और ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा ही है। हमारी एग्रीजा से रिलेटेड आप जितने भी इमेजेस देखते हो वो सारी की सारी हमारे एआई से बनवाई हुई है, और वो एआई हमने ख़रीदा हुआ है। बिना उसके आप खरीद बनवा के देख लो, जाग आ जाएंगे, वो बना देते यहीं बैठो। अभी यही रॉन्ग रिकॉर्ड डालना हो ना, आपको जाग आ जाएंगे। ये 100 रिकॉर्ड बना के दे देगा, आप फटाफट डाल दोगे। मैंने ये कॉपी किया, PHP MyAdmin में आया, SQL पर क्लिक किया, पेस्ट किया, 50 ही रिकॉर्ड दिए हैं, इतना बहुत है एक बार। केवल एक ही रिकॉर्ड अफेक्टेड हुआ है, क्यों भाई? आगे ना, ठीक है। अब देखो, मैं 5 नंबर रिकॉर्ड पर जाता हूँ। अब आईडी क्या है? स्टूडेंट की 5। अब मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ स्टूडेंट में से। मैं लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। एरर देते, रीजन हाँ नहीं सही लिखा है, क्वेरी तो ये क्या कह रहा है? कैन नॉट डिलीट और अपडेट पेरेंट रो, ध्यान से पढ़ो, फॉरेन के कंस्टेंट फेल। वो ये कहता है यदि आपने चाइल्ड टेबल के अंदर रिकॉर्ड डाला है ना, तो पहले चाइल्ड टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट करो, फिर पेरेंट का डिलीट करो। इससे डेटाबेस बिगड़ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? आप एक चाइल्ड टेबल, पेरेंट रिकॉर्ड टेबल का डेटा तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक आप चाइल्ड रिकॉर्ड के सारे डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। एक डेटा डिलीट सारा तो डिलीट करना होगा, उससे रिलेटेड डेटा डिलीट होगा ना। इसके सॉल्यूशंस आएंगे, अभी फ़िलहाल ये जनरल प्रॉब्लम्स हम लेके आ रहे हैं। क्या दिक्कत थी? फॉरेन की फेलियर हो रहा है। फॉरेन की ये कहता है, आज फॉर एग्जांपल तुमने स्टेट डाला हुआ है राजस्थान, और उसमें खूब सारी सिटी डाली हुई है। मान लो किसी ने स्टेट टेबल में से स्टेट राजस्थान डिलीट कर दिया, तो अब बीकानेर किसके अंदर है? टेबल में डेटा ही रिकॉर्ड है, तो वो डिलीट ही नहीं करने देगा। वो कहेगा चाइल्ड टेबल के अंदर तेरे इतने सारे रिकॉर्ड पड़े हैं, तो इसको डिलीट कर देंगे, तो वो किसके हैं? तो वो तो डिलीट हो गया रिकॉर्ड ही, मना कर देगा बाबा है ये वो एरर है। कैन नॉट डिलीट, आप डिलीट नहीं कर सकते और अपडेट भी नहीं कर सकते पेरेंट रो को। क्यों? क्योंकि फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल हो जाएगा यदि आपने ऐसा किया था। फॉरेन की ये कहता है जो पेरेंट टेबल के अंदर है वो चाइल्ड टेबल में आएगा। तुम पेरेंट टेबल में से हटा रहे हो, चाइल्ड में पड़ा है, तो वो कैसे काम करेगा?
उस केस के अंदर हमें लिखना पड़ेगा ऑन डिलीट केस्केड कि पेरेंट में से डिलीट हो तो चाइल्ड में से सब अपने आप डिलीट हो जाए, या ऑन डिलीट सेट नल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हमारे सामने आता है कि इस एनोमलीज को कैसे करें, इंसर्ट अपडेट और डिलीट की। अब आप चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड नहीं है ना, तो इंसर्ट भी नहीं करने देगा, तो उसको कहते हैं इंसर्ट एनोमलीज। डिलीट और अपडेट एनोमलीज क्या है? आप पेरेंट में से डिलीट और अपडेट नहीं कर सकते जब तक चाइल्ड रिकॉर्ड में से ना हो। तो यदि आप गूगल करते हो तो ये सबसे ज़्यादा अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डेटाबेस एनोमलीज? Database anomalies are inconsistencies or irregularities that occur within a database due to poor design or data redundancy. इतनी आगे क्या बस था? हाईलाइट इतना ये होता है बोलेंगे। पोल्यूशन भी क्लिक कर दो पूरा बोलिए। वो तो बात सही है। देखो तीन है, इंसर्ट एनोमलीज, डिलीट और अपडेट। अभी इसने डिलीट और अपडेट की एरर दी है। ये कहता है कैन नॉट डिलीट और अपडेट अ पेरेंट रो। बात समझ में आ रही है क्या? इस टॉपिक को और डिस्कशन हम आगे करेंगे पर कल। थोड़ा सा क्या है, पढ़ के आओ तो जल्दी समझ में आएगा।